गुड आफ्टरनून बच्चों। जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आपका? सब कुछ क्लियर है? चलिए तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आज आपका टेस्ट है। यस, rearrange the given carbocation to the most stable and write the number of transition state। हर क्वेश्चन में आपको दो काम करना है। एक तो इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टेबल कार्बोकेटायन में, और जितने भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उनकी संख्या आपको बताना है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। कैमरा थोड़ा धुंधला है बेटा, वो आपके नेटवर्क से है, हो जाएगा थोड़ी देर में। टाइम स्टार्ट हो चुका है। इमेज को जूम कर दूं बेटा? जूम तो क्या हुआ है? लास्ट मिनट।
चलिए, तो टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग इस पे आ जाते हैं डिस्कशन पे। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी रिंग के पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम लोग रिंग एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो दिस रिंग विल गेट एक्सपेंड। अब इसको मैं छेड़ता नहीं हूं, इसमें भी इन बॉन्ड को तो छेड़ना नहीं है मुझे, लेकिन इसको मैंने तोड़ा है और इसको ले जाके यहां पर मैंने जोड़ा है। तो मैं थोड़ा सा, और जब इसको हम यहां से ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। तो जब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखने जाऊंगा तो यू विल हैव ए 5 मेंबर रिंग हियर, और उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसके बाद में, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इट विल रीअरेंज, यहां से हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल चेंज टू ए न्यू कार्बोकैटायन, एंड दैट न्यू कार्बोकैटायन विल हैव पॉजिटिव चार्ज एट 3 डिग्री कार्बन। अब इस रिंग के पड़ोस में पॉजिटिव है तो हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इधर वाली जो रिंग है वो तो आपकी वैसी ही रहेगी बच्चों, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन ये वाला जो हमारे पास में कार्बन है, ये यहां से यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां, और इस बॉन्ड को तोड़ रहे तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं। तो जब मैं इसको ठीक से लिखने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास में एक स्पायरो टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? रिंग के पड़ोस में। अब आप देखिए, इस रिंग के लिए अल्फा कार्बन है, तो एक बार फिर हम रिंग एक्सपेंड करेंगे, और एक बार जब हम फिर से रिंग एक्सपेंड करेंगे तो नाउ ये तो 5 मेंबर रिंग रहेगी, और ये वाली जो रिंग है आपकी, इस रिंग में 1 2 3 1 2 3, और एक ये 4th कार्बन, और ये 4th कार्बन यहां से यहां जाके जुड़ेगा। मतलब ये वाली रिंग आपकी 6 मेंबर हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं। तो दिस इज ए 6 मेंबर रिंग एंड दिस इज ए 5 मेंबर रिंग, एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर। तो अब देखिए, क्योंकि अब आपका पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ गया तो रिंग एक्सपेंशन यहां पर नहीं होगा। तो ये तो आपका रीअरेंजमेंट है, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। और नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो एक बार रीअरेंजमेंट, एक ट्रांज स्टेट, ये दोनों एक ही चीज है। दूसरी बार रिंग एक्सपेंशन, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, ये बना। इसके बाद में तीसरी बार ये बना, ये दोनों एक ही है। चौथी बार में ये बना, ये और ये एक है। तो पहले क्वेश्चन का नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 4 आएगी, एंड दिस इज द स्टेबल कार्बोकैटायन। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव चार्ज यहां है, अभी ये 2 डिग्री है, एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रो 3 और 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। जब मैं इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा यहां से इस वाले हाइड्रोजन का, देन इट विल चेंज टू दिस कार्बोकैटायन। 3 डिग्री हो गया है, और अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 इधर है, 2 इधर है और 1 इधर है, तो टोटल हमारे पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चों, अगर मैं इसको यहां से यहां लेके जाने की बात करूं, एक बार लिख रहा हूं मैं, हालांकि अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं तो यहां पे डिग्री तो 3 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने जाएंगे? 2 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये वाला जो हमारा एक्सपेंशन है वो नहीं होगा। तो चलिए उसको मैं हटा देता हूं, ये हमारा काउंट नहीं होगा। तो अब देखेंगे हम कि ये और इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, उस क्वेश्चन नंबर 2 में 1 ट्रांजिशन स्टेट एंड द स्टेबल कार्बोकैटायन इज दिस वन। चलिए, देन इसके बाद में आते हैं, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिस इज ए 5 मेंबर रिंग, उसके पड़ोस में एक और 5 मेंबर रिंग, और उस 5 मेंबर रिंग पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी चीज को यहां पर यूज किया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन उसमें बीच में ओके थोड़ा सा करेक्शन है, उसमें बीच में बॉन्ड नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहां से सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन की शिफ्ट करेंगे, इस हाइड्रोजन को। जब इस हाइड्रोजन की हम लोग शिफ्टिंग करेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बन पे। अब आप देखेंगे कि इसके अल्फा कार्बन पे तो ये वाली रिंग आपकी जो है वो एक्सपेंड होकर के यहां आ जाएगी। जब ये रिंग को हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको तो हम लोग क्योंकि छेड़ नहीं रहे, तो इसको तो हम एज इट इज बना देते हैं। लेकिन इस वाली रिंग में क्या होगा, ये आपका कार्बन कार्बन, इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये तो ये इधर जुड़ा था, अब ये पहुंच जाएगा यहां पर, और यू विल हैव ए पॉजिटिव चार्ज हियर एट दिस कार्बन। तो इसको हम थोड़ा सा अगर ठीक से लिख दें तो ये जो हमारे पास रिंग है वो कितने मेंबर्ड हो गई है, दैट विल बी ए 6 मेंबर्ड रिंग। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और उसमें स्पायरो टाइप की एक 5 मेंबर्ड रिंग, और पॉजिटिव चार्ज स्पायरो कार्बन के पड़ोस वाले पे, मतलब यहां पर है। अब क्या कर सकता हूं बच्चों, इसके लिए अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये तो एज इट इज रहेगी। यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन क्योंकि पॉजिटिव यहां है तो इसको हम यहां जुड़ा था उसको यहां जोड़ देंगे और पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारा यहां पर। तो देखिए, एक बार हमने इसका रीअरेंजमेंट किया, एक ट्रांजिशन स्टेट, एक्सपेंशन किया, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट, और ये थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 ट्रांजिशन स्टेट, थर्ड क्वेश्चन में 3 ट्रांजिशन स्टेट है, एंड फाइनल कार्बोकैटायन जो आपका होगा वो ये वाला होगा। चलिए, इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, मतलब डी की बात कर रहे हैं हम, तो डी वाले में दिस इज ए 7 मेंबर्ड रिंग। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि इसके अंदर मिथाइल शिफ्ट करेंगे या और कोई शिफ्ट करेंगे, हम क्या शिफ्ट करना चाहिए इसके अंदर। जनरली आपको क्लियर होगा कि इस कार्बन से जुड़े हुए 3 बॉन्ड को हमको शिफ्ट करना है, तो इसको तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। एक ऑप्शन ये है मेरा, दूसरा ऑप्शन ये है मेरा, और तीसरा ऑप्शन जो है मेरा वो तीसरा ऑप्शन ये वाला बॉन्ड है। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करता हूं, इधर लिख रहा हूं मैं, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करता हूं तो रिंग आपकी 7 मेंबर्ड ही रहेगी। ये मिथाइल आपका यहां पहुंच जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पर बच्चों अगर मैं इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जरा, उस कंडीशन में द रिंग बिकम्स 6 मेंबर्ड एंड यू विल हैव दिस पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हैं कि 7 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 6 और एक यहां पर, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर अगर हम बात करें तो 3 इधर है, 2 इधर है, 5 और एक इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे दोनों ही चीजें, मतलब रिंग का एक्सपेंशन भी तो ये करेंगे हम, इसको नहीं करेंगे। तो दिस विल बी द स्टेबल कार्बोकैटायन और नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1 होगी। तो जो लोग सोच रहे थे कि हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा ठीक से देखिए। मिथाइल शिफ्ट करने पे आपको कार्बोकैटायन कम स्टेबल मिल रहा है, और रूल क्या था हमारा कि पड़ोस के कार्बन से 3 बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को हमें शिफ्ट करना है। तो किसी एक को शिफ्ट करना है तो रिंग वाला भी एक ऑप्शन है, और उससे हमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस हो गया है। और देन इसके बाद में एक लास्ट वाला हमारा एग्जांपल है CN। अब आपको पता है कि 4 मेंबर्ड रिंग पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम जनरली बोलते हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करने जाएंगे तो हमारे पास में जनरली क्या है, जैसे ये हमारा पॉजिटिव है तो इसके पड़ोस से ये यहां से बॉन्ड को हमको तोड़ना है। अगर हम यहां से बॉन्ड तोड़ते, चलिए हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3
4, दो केसेस ले रहा हूं मैं। अगर मैं 3-4 वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो 3-4 वाला बॉन्ड तोड़ करके मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये CN ऐसे ही रहेगा, 1-2-2-3 में कोई चेंज नहीं है, 1-3 के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा, और 1 से जो 4 है हमारा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बोले कि नहीं, मैं यहां पर मैंने कौन सा 3-4 को ब्रेक किया है, अगर कोई मुझे बोले कि नहीं मैं 2-3 को ब्रेक करता हूं, 2-3 को ब्रेक करने में क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होकर के यहां जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि CN, अब CN इस कार्बन पे, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले को हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले को हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो 2-3 को तोड़ना है। 2-3 को हमने तोड़ा, जो 3 है वो 1 से बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब आप देखेंगे कि CN वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इस CN वाले स्ट्रक्चर में शायद आपको मालूम होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, और C ट्रिपल बॉन्ड N में C के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहां पर पोलैरिटी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव, तो ये हो गया अनस्टेबल केस। इसका मतलब हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे, हम प्रिफर करेंगे इस वाले को। तो हमारा कार्बोकेटायन ये बनेगा और नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एक काउंट होगी। चलिए, तो ये आपको मैंने सभी केसेस बता दिए हैं, पहले से बता रहा हूं। दिस इज फर्स्ट वन, आप लोगों ने देख भी लिया है। सेकंड और थर्ड की बात यहां पे की है हमने, एंड फोर्थ और फिफ्थ की बात यहां पर की है। तो जिन्होंने भी सही किए हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन एंड कार्बोकेटायन सही बनाए हैं, आप अपने मार्क्स डिसाइड कर लीजिए आउट ऑफ 10। नंबर ऑफ ट्रांजिशन सही है तो 1 मार्क्स देना है, और कार्बोकेटायन फाइनल वाला सही बनाया तो 1 मार्क्स देना है। हर एक के लिए 2-2 मार्क्स है, 10 मार्क्स का टेस्ट था। जल्दी से बताइए, आज टाइम अपने को ज्यादा लग गया है। ओके ओके, गुड। बाकी लोग, कुछ लोग तो हालांकि बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों से तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर टेस्ट। देखिए, आप अपना भविष्य खुद डिसाइड करेंगे, तो अगर आप टेस्ट वगैरह देने के लिए टाइम पे नहीं आते हैं तो ये आपका फॉल्ट रहेगा, और हम हमारी तरफ से मेहनत ही कर सकते हैं, कोई नहीं देना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो जिन लोगों के मार्क्स 5 के ऊपर हैं, रिलेटिवली मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, और जिनके मार्क्स 5 से नीचे है, मैं बोलूंगा कि जो कार्बोकेटायन का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक बार फिर से आप उसको देखिए, है ना, और नेक्स्ट क्यूज में फिर मैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक डिस्कशन पे। पिछली क्लास में मैंने आपको फोटो हैलोजिनेशन पे क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ और करवाना बाकी थे। तो चलिए, हमारे जो हेडिंग है फोटो हैलोजिनेशन, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऐसा है बच्चों, मान लीजिए मैं आपको इस टाइप का कोई एक कंपाउंड दे देता हूं और बोलता हूं कि इसमें मुझे Cl2 लाइट डाल करके मोनोक्लोरिनेशन करना है। आप जानते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहली चीज, नंबर ऑफ डिस्टिलेट दूसरी चीज, है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तीसरी चीज, इनैंशियोमर के पेयर कितने बनेंगे चौथी चीज, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ लेंगे पांचवी चीज। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक एक से आप चीजों को अटेम्प्ट करते जाइए। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर,
जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा था उसको यूज करेंगे बेटा अभी। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, गुड। पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उस पर फोकस करो सभी लोग। आर्यन आपका आंसर 3 कैसे आया, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इसमें एक बात मैं बता दूं, यहां पर मेरे पास में बेंजीन की रिंग है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर बेंजीन की रिंग में जो हमारे पास में डिफरेंट कार्बन्स हैं, Cl2 लाइट इस बेंजीन की रिंग से कोई रिएक्शन नहीं देता है। Cl2 लाइट इस बेंजीन की रिंग पे कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर बेंजीन की रिंग दी है तो Cl2 लाइट की कोई रिएक्शन बेंजीन की रिंग से नहीं होगी, और जो कुछ होना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम बेंजीन की बात करेंगे तब। तो अभी आपके दिमाग में पहले क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, तो आपको पता है कि इसके अलावा हमारे पास में 4 कार्बन है। अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से तो 1 2 3 4, लेकिन आप ध्यान देना ये वाला जो कार्बन है मेरा ये कायरल है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमको। चलिए, तो मैं रिंग को पीएच लिख के काम करूंगा। कायरल कार्बन अपनी जगह, CH2 CH3, और यहां पर मैंने एक H हटा के Cl लगाया। अब देखिए, ये जो कायरल कार्बन है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमको दिया जाएगा बच्चों, आपको ये क्लियरली दिमाग में रखना है कि ये कोई एक ही आइसोमर दिया जाएगा। मतलब इस कायरल कार्बन के अक्रॉस आपको कोई भी एक कन्फ्यूगेशन मान लेना है, आपका जो मन करे, R मान लो, S मान लो, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि कायरल कार्बन है तो इसके 2 मान लिए। जब भी आपको कोई कंपाउंड बोलेंगे तो कंपाउंड का मतलब इट इज वन कंपाउंड, और वन कंपाउंड का मतलब या तो ये डी फॉर्म होगा या एल होगा, या आप उसको कन्फ्यूगरेशन में बोले तो या तो आर होगा या एस होगा। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई है? या तो उसको डी या एल मानेंगे, डी मान लो या एल, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आप उसको आर एस कन्फ्यूगरेशन में आर मान लो या एस मान लो। तो मैं एक काम करता हूं, इस कार्बन का एक कन्फ्यूगरेशन फिक्स कर देता हूं, लेट इट बी आर। ये मैंने मान लिया है। आप एस मानना चाहे एस मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आर एंड एस नहीं मानेंगे, या तो आर या एस। अब मुझे बताओ, जब ये हमारा, तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे तो हमने कोई रिएक्शन की नहीं है, तो इस कार्बन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा क्या? एक्चुअल में आरएस में बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं इसको आरएस की बजाय डीएल में लिखना चाहता हूं। आरएस में क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि देखो, अभी जब प्रायोरिटी देखोगे आप तो बेंजीन की प्रायोरिटी 1 है, इसके बाद में फिर 2 प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी, लेकिन यहां पर जाओगे तो CH2Cl की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। तो प्रायोरिटी चेंज होने में आप आरएस में कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये कोई भी एक कायरल एटम है, या तो आर या एस, या डेक्स्ट्रो या लिवो। आ रही बात समझ में? आपको यहां पर वो नहीं करना है कि सर प्योरिटी बदल गई तो मैंने आर को एस कर दिया या एस को आर कर दिया, इस टाइप का कुछ भी नहीं करना है। अब हमारा ये कार्बन फिक्स है, चलो आर ही मान लेते हैं, ज्यादा बेटर तो वही रहेगा, क्योंकि मानना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब बताओ, यहां पर हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया है क्या? उस कार्बन से जुड़े हुए 4 बॉन्ड में से किसी बॉन्ड को मैंने तोड़ा है क्या? जल्दी से रिप्लाई करो। इस बॉन्ड से जुड़े हुए 4, इस कार्बन से जुड़े हुए 4 बॉन्ड में से किसी को मैंने तोड़ा है क्या? किसने लिखा यस? राघव। मैंने इससे जुड़े हुए बॉन्ड कहां तोड़े? मैंने तो रिएक्शन यहां करवाई है। हाँ, तो अब बताओ, ये मेरा जो भी है वो फिक्स का फिक्स रहेगा। तो मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यार ये तो आर है तो आर ही रहेगा, मतलब फिक्स का फिक्स रहेगा, दैट्स ऑल। मैं तो ये जानता हूं ये फिक्स है वो फिक्स रहेगा। अब दूसरी रिएक्शन क्या करवाऊंगा मैं इस वाले कार्बन पे। लेकिन एक बात बताओ,
अगर मैं किसी कायरल कार्बन पर रिएक्शन करवाता हूं तो कायरल कार्बन पे तो आप जानते हैं कि कायरल एटम का बॉन्ड हमने तोड़ दिया तो रेडिकल बन गया, रेडिकल प्लेनर होता है, और फिर से बॉन्ड बना। तो कायरल एटम पे बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड बनाया, हमेशा दो केसेस आएंगे, हमेशा दो केसेस आएंगे। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा R एंड S। फिर इसके बाद में किस कार्बन पे गया मैं, PH CH CH3 CH CH3। अब देखो ये वाला कार्बन अभी कायरल नहीं है बच्चों, लेकिन जब इस पे H निकला रेडिकल बना, रेडिकल प्लेनर होता है, और जब इस पे Cl आएगा तो ये तो पहले से कायरल है और ये नया कायरल बन गया। अब अगर ये पहले से कायरल है तो ध्यान देना, ये वाला तो मान लेता हूं मैं R। अब जो नया कायरल बना है उसमें एक बार आएगा R और एक बार आएगा S, लेकिन ये तो फिक्स रहेगा। तो अब मेरे पास में इसके दो केस बन गए, एक RR एक RS। तो देयर विल बी टू सच केसेस आर देयर। यहां पर एक केस होगा, यहां पर एक केस होगा। और फिर अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं लास्ट वाले की, PH CH CH3 ये कायरल है मेरा, CH2 और इसके बाद में CH2Cl। अब देखो यहां कोई कायरल नहीं है तो जो है वो एक फिक्स कायरल है। अब वो तो मैंने R मान लिया था तो उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, तो अभी इसमें क्या बोलूंगा मैं, इसका कंफिगरेशन R ही रहेगा और एक केस बनेगा। तो स्ट्रक्चर वाइज कितने हो गए, 1 2 3 4, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। स्टीरियो वाइज कितने हो गए टोटल प्रोडक्ट, ये एक ही है, यहां पे 2 है तो कितने हो गए 3, यहां 1 है 4 और यहां पर 2 है, तो टोटल हो गए 6। R एंड S में 2 केस होंगे ना, तो ये 2 ही तो लिए। अच्छा यहां लिखा 1 है, 2 ही लिए बेटा अपन ने, 1 इसको लिया, 2 इसको लिया, 1 इसको लिया, 4 और 2 इनको लिया, तो टोटल 6 केसेस। जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या ये वाली बात समझ में आई है? क्या क्लास में बहुत कम लोग बैठे हैं जो रिप्लाई दे रहे हैं? कम से कम यस और नो तो आप लिख ही सकते हो। चलिए, अब बेंजीन पे नहीं होगी, मैंने स्टेटमेंट बोल दिया था बेंजीन पे नहीं होगी हेलोजिनेशन की रिएक्शन। अब इसके बाद में मेरा अगला क्वेश्चन है, तो पहला क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हो गए बच्चों, 4, और टोटल कितने हो गए, तो टोटल का आंसर है 6, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 6। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिस्टिलेट, नंबर ऑफ डिस्टिलेट, जल्दी से मुझे बताओ नंबर ऑफ डिस्टिलेट कितने होंगे, क्योंकि डिस्टिलेट का रूल आपको मालूम होना चाहिए। If there is a pair of enantiomer counted as a one distillate. Yes, yes. सुधांशु एक ही बार लिखो, बाकी लोग हाँ। चलिए इधर देखो, अब हुआ क्या है, यहां पर कुछ लोगों ने गलती की है। गलती क्या की है, जैसे ये तो अपना एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, एक ही मिलेगा, ये अपना पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, दे आर पेयर ऑफ इनेंशियोमर। क्यों, सिंगल कायरल एटम पे अगर एक आर एक एस होता है तो इनेंशियोमर होता है, यहां पर स्ट्रक्चरल एक ही मिलेगा क्योंकि ये तो फिक्स है। और यहां आप देखोगे तो आर आर और आर एस, अब देखो एक तो आइडेंटिकल है, एक हाफ मिरर इमेज है, तो आधा आइडेंटिकल आधा मिरर इमेज, इसलिए इनको बोलूंगा मैं डायास्टीरियोमर। और अगर ये डायास्टीरियोमर है तो इसका मतलब ये दो ही मिलेंगे अलग अलग, तो दो यहां मिलेंगे, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, तो टोटल हमें मिलेंगे 5। क्या बात समझ में आ गई? तो जिनके भी आंसर 5 के अलग चल रहे हैं उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तन्मय, आदित्य, गर्वित, ये सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आर एस तो मिरर इमेज होता है, तो आर एस मिरर इमेज है तभी तो एनेंशियोमर है, पर ये मिरर इमेज कहां होगा, आर 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 का आर एस,
आर आर की मिरर इमेज एस एस होती है, आर आर एस एस। अगर एक सेम है और एक मिरर इमेज है तो ये डायस्ट्रोमर में काउंट होगा। चलिए, तो आई थिंक ये बात अपने दिमाग में आ चुकी है। अब कोई मेरे से पूछ ले एनेंशियोमर, तो आई थिंक सबको क्लियर है, यहाँ पे एनेंशियोमर दिख रहे हैं। कोई मेरे से पूछ ले डायस्टेरियोमर, तो यहाँ पे डायस्टेरियोमर अपने को दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और मीजो की यहां पर बात है नहीं, क्योंकि दो कायरल वाला केस ये है और इधर अलग अलग कायरल एटम है, ClH CH3 है, तो मीजो की बात कर नहीं सकते अपन। अगर कायरल एटम से Cl लगा होता तो, कायरल एटम पे Cl लगा तो है, ये कायरल एटम पे Cl लगाया तो है हमने, तभी तो हमने लिखे उसके दो केसेस और एनेंशियोमर। चलिए, अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ, देखिए 2016 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछ रहे थे वो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया था और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट पूछा है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इस टाइप का अरेंजमेंट है मतलब ये फिशर है, फिशर है मतलब इस कार्बन का कंफिगरेशन अरेंजमेंट फिक्स कर दिया है। इस टाइप की गलती मत करना, बस यहां क्वेश्चन में यही मिस्टेक होती है कि हम सभी पॉसिबिलिटी पे काम कर लेते हैं। अरे बात समझ में? चलिए, पिछले में कोई भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, 1 मिनट में दिखा देता हूं। सेकंड में आर और एस होना चाहिए, तो ये सेकंड में आर और एस लिखा है। सेकंड में दो केस लिए हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है यहां पे रिएक्शन कर रहा हूं, H हट गया, पहले वो sp3 था, H हट गया, sp2 बन गया। sp2 प्लेनर होता है, वो कायरल नहीं होता है। और फिर Cl आके जुड़ा, एक बार Cl ऊपर से जुड़ गया, एक बार Cl नीचे जुड़ गया, तो एक R और एक S कंफिगरेशन हो गया। अगर स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया है तो भी अगर ऐसा लिखा है आपको, इसका मतलब है यू आर टेकिंग वन कंपाउंड। और वन कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो आर है या एस है, आप एक कंपाउंड ले रहे हो। आर भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, लेकिन लेना एक ही है। उसके दो पॉसिबल केसेस काउंट नहीं करना है। इज इट ओके? चलिए, इसको जल्दी से सॉल्व करिए बच्चों। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, एडवांस में क्वेश्चन पूछा था 2016 में। मतलब आप जज कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस कि हमें ये वाली बातें अभी तक जो ऑप्टिकल हमने पढ़ा है या फोटो हेलोजिनेशन की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो कितना हमको समझ में आ रहा है।
चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यह कितने कार्बन है। जहां पर मैं H को हटा के Br लगाऊंगा, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन पे एक एक बार H को हटा के मैं Br लगाऊंगा। जब मैं इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं तो देखिए यहां पर मैंने H को हटा करके Br लगाया, लेकिन आप जानते हैं कि जिस पे मैंने ये काम किया उसमें कोई कायरल एटम नहीं है। सेकंड मेरा CH2, थर्ड मेरा CH2, फोर्थ कार्बन पे मेरा Br राइट में, H इधर, और यहां पर मेरा CH3। ये एक स्ट्रक्चर बना। अब दूसरे वाले केस में मैं सेकंड कार्बन पे जाऊंगा। अब यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, समझिएगा जरा। अगर मैं आपसे यह बोलता हूं कि जो मेरा सेकंड कार्बन है, क्या वो अभी कायरल है? रिएक्टेंट में देखिए कायरल है क्या? क्या मेरा सेकंड कार्बन रिएक्टेंट में कायरल है? नहीं है। CH2 दिख रहा है ना सबको? क्या सेकंड कार्बन मेरा ब्रोमिनेशन के बाद कायरल होगा? क्या ब्रोमिनेशन के बाद कायरल होगा? होगा। तो अब देखिए, जब कोई कार्बन नया कायरल बनता है तो उसके दो केस होते हैं। क्या कि मैं एक बार Br इधर भी लिख सकता हूं, एंड में इसी के लिए लिख रहा हूं, और एक बार मैं Br इधर भी लिख सकता हूं, लेकिन ये मैं सेकंड कार्बन पे करूंगा। अब जो मेरा ये वाला कार्बन है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं, इसका अरेंजमेंट फिक्स रहेगा। ये जो HBr वाला अरेंजमेंट है ये फिक्स रहेगा, लेकिन यहां पर एक बार ये और एक बार ये अरेंजमेंट आपको दिखेगा। चलिए, ये मैंने पहले कार्बन पे बात की, ये मैंने सेकंड कार्बन पे बात की ऊपर से। अब आता हूं मैं तीसरे कार्बन पे। अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो तीसरा कार्बन है, क्या वो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या वो कायरल है? जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, क्या वो कायरल है? नहीं है। लेकिन जब मैं उस पे H हटा के Br लगाऊंगा तो क्या वो कायरल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो उसमें भी फिर दो केसेस आएंगे, एक Br इधर लगा दूंगा और एक बार Br इधर लगा दूंगा, एंड एक बार राइट में और एक बार Br लेफ्ट में लगाऊंगा। लेकिन जो पहले से Br लगा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में मेरा जो ऊपर से फोर्थ कार्बन जहां पे Br लगा है, क्या अभी वो कायरल है? क्या वो अभी कायरल है? है। और जब मैं उस पे ब्रोमिनेशन करूंगा, जब मैं उस पे ब्रोमिनेशन करूंगा तो उस समय क्या वो कायरल बचेगा? जब मैं उस पे ब्रोमिनेशन कर दूंगा तो वहां पर क्या होगा, एक Br था, एक और Br आ गया, अब ये हो जाएगा अकायरल। अकायरल, लेकिन ये काउंट तो करूंगा मैं। और एक केस है मेरा, जो सबसे लास्ट वाला मेरा जो CH3 है उस पे, और जो लास्ट CH3 है मेरा, उस पे जब मैं लेकिन उस पे मैं H हटा के Br लगाऊंगा तो इस वाले में जो कायरल एटम है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें कोई कायरल नहीं है, इसमें ये वाला एटम कायरल है, इसमें ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, इसमें ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, तो पहले से ये, इसमें ये भी और ये भी कायरल है, इसमें ये भी कायरल है, इसमें ये भी कायरल है, इसमें ये भी कायरल है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कायरल एटम ही नहीं है, तो वो है मेरा ये वाला। तो इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। अब जितने स्ट्रक्चर अपन ने बना, इनकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
7 तो टोटल बने हैं। अब गर्भित ने क्या करा, जल्दी से 7 देख करके 7 लिख दिया, पर यह दिमाग तो लगाया नहीं ना कि हमें तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है। फिर मैंने बोला इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो फट से जो है अगला सुधांशु ने उठा के 6 लिख दिया। ये तो दिमाग लगाया नहीं ना कि बाकी में भी तो लफड़े हो सकते हैं। हाँ तो भैया मेरे पूरा ध्यान दो ना, जब मैंने सोल्यूशन बना दिया है फिर तुम्हारे आंसर स्क्रीन पे गलत कैसे आ सकते हैं यार? सोल्यूशन लिखने के बाद तो गलत नहीं होना चाहिए ना। अब बताओ, इसमें एक ही कायरल है, जब कभी भी एक कायरल होता है तो वो एक्टिव होता है। इसमें 2 कायरल है, ध्यान दिया आपने? एक बार बीआर को राइट में लिखा है, एक बार लेफ्ट में लिखा है। जब राइट में लिखा है तो ध्यान से देखो इसको, ये तो पीओएस हो गया है। और अगर मान लीजिए यहां पर पीओएस आ रहा है तो ये तो इनएक्टिव में काउंट होगा भैया, इनएक्टिव में काउंट होगा, इट इज ए मीजो। इसमें लेकिन पीओएस नहीं है तो ये एक्टिव है। इसके अंदर, अब इसके अंदर देखो, इधर है मिथाइल और इधर है इथाइल, तो बीआर किधर भी हो, सेम साइड हो या अपोजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीजो हो ही नहीं सकता, वर्टिकल लाइन पे ग्रुप अलग है। इसका मतलब ये भी एक्टिव है और ये वाला भी एक्टिव है, तो इस केस में दोनों एक्टिव रहेंगे। यहां पर हमने अभी बोल दिया था कि ये वाला एक्टिव में ही काउंट होगा, क्यों? क्योंकि एक ही कायरल एटम है और ये तो कायरल ही नहीं है, इट इज अकायरल, देयर इज नो कायरल एटम, इनएक्टिव में आ जाएगा। अब बताइए हाउ मेनी एक्टिव कंपाउंड्स वी आर हैविंग इन दिस क्वेश्चन? 5। इतना पेशेंस रखना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अगर आपके पास में ये पेशेंस नहीं है तो चीजें आपको कितनी भी समझ में आ गई है, आपके आंसर सही नहीं आएंगे। पेशेंस का मतलब ही यू हैव टू राइट देम, आपको लिखना चाहिए, देखना चाहिए, उस हिसाब से आपके आंसर डिसाइड होते हैं। बोलिए, क्या आप यहां पर कंफर्टेबल हैं? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये 2016 में आया हुआ है और हमें लगता है कि ये आपको आना ही चाहिए। अब सिद्धार्थ मेरे से पूछ रहा, सर मेजर कौन सा होगा? क्या मैंने अभी तक मेजर माइनर आपको सिखाया है बेटा? अभी तक हमने उस पॉइंट पे बात की है क्या? और अगर नहीं की है तो थोड़ा कंट्रोल करो। क्या होता है, एक चीज को सीखने के बीच में दूसरी चीज पे जाते हो ना, इसीलिए एक कमजोर रह जाती है हमारी। सर डीएनएल काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बेटा? लेकिन आपको बता दूं मैं, ये 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो जैसे ये तो ठीक है, मीजो हो गया। अब मान लो यहां पर 2 कायरल है, 2 कायरल है, तो क्या बोलूंगा? कोई एक डी होगा, कोई एक एल होगा, बिकॉज दे आर पेयर ऑफ इनेंशियोमर। हाँ, अगर मैं डिस्टिलेट की बात करना चाहूं यहां पे, तो डिस्टिलेट की बात की जा सकती है। डी और एल अलग चीज है और डिस्टिलेट अलग चीज है। डी और एल तो प्रैक्टिकली निकल के आता है ना, हम कैसे बताएंगे कौन डी है कौन एल है? लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि यहां पे डिस्टिलेट कितने मिलेंगे हमको। चलिए बता दीजिए जल्दी से, हाउ मेनी डिस्टिलेट वी विल गेट हियर? पता नहीं यार, आप लोग गलती पे गलती करे जा रहे हो यार। अब इससे आसान तरीका तो क्या होता है सिखाने का? अगर मैं किसी से पूछूं ना यहां टोटल प्रोडक्ट मैंने कितने लिखे, तो हो सकता है उसमें भी गलती कर दे। हाँ, अब देखो यहां पर क्या कोई पेयर ऑफ इनेंशियोमर है? क्या यहां पर कोई पेयर ऑफ इनेंशियोमर है? जल्दी बताओ। एक है, कौन सा है बेटा? इनेंशियोमर तो नहीं है यहां पे कोई सा भी, क्यों? थर्ड वाले में ये वाला कार्बन फिक्स और ये मिरर इमेज है, आधा फिक्स और आधा मिरर इमेज, तो इनेंशियोमर थोड़ी होता है। आधा फिक्स और आधा मिरर इमेज तो इनेंशियोमर थोड़ी होता है। कार्तिक, समझ में आया क्या? कनिष्क, जिन्होंने आंसर वो लिखा था मैं उनसे बात कर रहा हूं।
अब बताओ, यहां पर एक भी पेयर ऑफ इनेंशियोमर नहीं है, तो हमने क्या बोला था, ऑल स्ट्रक्चरल एंड ऑल डायस्ट्रियोमर सब अलग डिस्टिलेट में आते हैं। इनेंशियोमर होता तो नंबर कम करते ना, टोटल प्रोडक्ट कितने 7, तो डिस्टिलेट कितने मिलेंगे, 7 ही मिलना चाहिए भाई। मीजो है तो क्या हुआ, डिस्टिलेट तो होगा एक, एंड दे आर नॉट पेयर ऑफ इनेंशियोमर, इसलिए बात ही नहीं करूंगा मैं, आइडेंटिकल भी नहीं है कोई। चलिए, तो अब आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में भी दे दिए हैं, और थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है ना। हाँ बेटा, वीडियो आपके नेटवर्क से प्रॉब्लम है, यहां से नहीं है, वो यहां पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहां से कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है, एक तो ये पूछते हैं जो हमने अभी बात कर ली है, एक होता है मेजर प्रोडक्ट लिखना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, जब हम ये मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं ना बच्चों, मेजर प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल, सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल। चलिए, अब ये सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल क्या होता है, थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करते। चलो इधर देखने जरा, ये मेरे पास में हाइड्रोजन है, ये मेरे पास में हाइड्रोजन है, यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, लेट इट बी 1 2 3। अब यार बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं हेलोजन की रिएक्शन करता हूं, कोई सा भी हेलोजन ले लूं मैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो जब हम H को ऑब्स्ट्रेट करेंगे तो रेट ऑफ H अब्स्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, रेट ऑफ H अब्स्ट्रैक्शन, मतलब मैं इन H में सबसे पहले किस H को निकाल सकता हूं, या कोई भी हेलोजिनेशन में सबसे पहले कौन सा H निकलना प्रिफर करेगा। यस प्रणव, गलत जा रहे हो आप क्या, बहुत लोग गलत जा रहे हैं। राघव, हमने पिछली क्लास में बताया था कि हेलोजिनेशन में हेलोजन की रिएक्टिविटी क्या थी, F2Cl2Br2 I2 लिखा था हमने ये, और हाइड्रोजन के लिए हमने ये बोला था कि जब फोटो हेलोजिनेशन करते हैं तो रेडिकल बनता है इंटरमीडिएट, और रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा अगर मान लो, तो जितना रेडिकल स्टेबल होगा उसका बनना उतना फेवरेबल होगा। नहीं पता अपनी कॉपी में नोट करो, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, easier will be its formation और higher will be its rate of formation। रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका फॉर्मेशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा मत दिमाग लगाना कि रेडिकल स्टेबल है तो वो ज्यादा क्यों बनेगा, स्टेबल है इसीलिए ज्यादा बनेगा क्योंकि वो आरडीएस में इंटरमीडिएट है। अगर आप देखेंगे ना पिछले लेक्चर में, तो अपन ने आरडीएस लिखा था मैकेनिज्म में, कुछ याद आ रहा है क्या, प्रोपोगेशन की स्टेप में आरडीएस लिखा था हमने, उसमें आर रेडिकल बन रहा था, किसी को याद है आप में से बच्चों, नहीं है किसी को भी याद है, आ रहा रिप्लाई। तो अब अपन बताओ यहां पर कि सबसे स्टेबल रेडिकल किसमें बन रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है, 1 वाला, H1 के निकलने से। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन का रेट होगा ना वो होगा H1 H2 और H3, H1 H2 एंड H3, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है बच्चों, मैं जानता हूं कि H1 जो है वो मेरा सिलेक्टिव सेंटर है, मुझे रिएक्शन करनी है तो मुझे पता है कि H1 मेरा सिलेक्टिव सेंटर है। लेकिन मेरी बात समझना, मान लो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे दूं,
मैं आपको बोलूं कि यार कोई एक हमको गिफ्ट मार्केट से खरीदना है और जिसका बहुत अच्छा होगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, लेकिन हमने क्या करा, हमने टाइम दिया आपको मात्र 20 मिनट का। अब 20 मिनट में आप क्या करोगे, अपने घर के नियरेस्ट में जो भी शॉप होगी वहां पर जो आपको, क्योंकि 20 मिनट तो डेडलाइन है, 21 मिनट होगी तो खत्म। आप में से कुछ लोग बोलोगे नहीं सर हमको फर्क नहीं पड़ता है, आप रोज बोलते हो 3 बजे का, हम तो आते ही 3 बजते हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं आपकी कॉम्पिटिशन से। भैया मानता हूं, मैं उनकी बात मानता हूं ना, वो अलग ही टाइप के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फलाना ढिमका इनसे फर्क नहीं पड़ता है, दे आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स, गुड। तो अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैंने आपको टाइम दिया 20 मिनट का, तो आपके पास में क्या होगा, सिलेक्टिविटी के ऑप्शन घट जाएंगे, सिलेक्टिविटी के ऑप्शन घट जाएंगे। सिलेक्टिविटी का मतलब कभी बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो सिलेक्ट नहीं करते हो चीजों को, और ये भी कौन पूछ रही है, जो दुकान को पूरा फैलाने के बाद में बोल दे भैया नहीं खरीदना है, उसने क्वेश्चन पूछा है। लड़कियां और महिलाएं तो ज्यादा सिलेक्ट करती चीजों को, भैया खरीदना है इस दुकान से, वहां पे पूरा फैला देगी जाकर के दुकान को। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है सिलेक्शन करना, बेस्ट को चूज करना उसमें से, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिविटी। आया क्या समझ में बच्चे? हाँ, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यही टास्क आपको बोलता हूं कि भैया आपके पास में 1 दिन का समय है, तो अब आप क्या करेंगे पता है, 10 जगह पे घूमेंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे किसी चीज को बहुत जल्दी करना है, रेट ज्यादा रखना है, तो अपने आप मेरी सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी, और रेट कम रहेगा तो सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात इतनी सबको समझ में आई? रिएक्टिविटी ज्यादा होती तो सिलेक्टिविटी कम हो जाती, ये अपने को समझ में आया क्या? ये डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूं मैं। कोई सामान खरीदने जाओ, जल्दी से खरीद के लाओ, यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव। आराम से घूमो, यू विल बी मोर सिलेक्टिव। अब मेरा आपसे क्या कहना है कि ये जो हाइड्रोजन है ना 1 2 3, अगर मान लो मैं बोलता हूं फ्लोरीन को कि जा भैया, तो फ्लोरीन भी क्या बोलेगा पता है, आई लाइक H1 then H2 then H3, मतलब उसको भी H1 पहले पसंद है, क्यों? क्योंकि वह रेडिकल स्टेबल है। मैंने बोला क्लोरीन से जा भैया, वो बोलेगा आई लाइक H1 then H2 then H3, अच्छी बात है। मैंने बोला भैया ब्रोमीन H1 H2 H3, हर किसी को H1 ज्यादा पसंद है। लेकिन बच्चों, अगर मान लो हम यहां पर फ्लोरिनेशन की बात करें, फ्लोरिनेशन में रेट ऑफ अब्स्ट्रक्शन ऑफ H एटम, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। 1 डिग्री CH बॉन्ड, 2 डिग्री CH बॉन्ड एंड 3 डिग्री CH बॉन्ड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, कोई भी होगा उसको 1 डिग्री ज्यादा, ये सॉरी 3 डिग्री ज्यादा पसंद है, तो उसका जो रेट है रिलेटिव 1:1.2 रेशियो 1.4। वहीं पर अगर मान लो मैं क्लोरीनेशन की बात करता हूं, 1:3.8 रेशियो 5। वहीं पर मैं ब्रोमिनेशन की बात करता हूं, 1:82 रेशियो 1600। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मतलब फ्लोरीन को भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री का जो रेशियो है निकलने का वो 1.4 टाइम है, इसके रेस्पेक्ट में 1.4 टाइम, 2 डिग्री 1.2 टाइम। मतलब ये सिलेक्ट तो कर रहा है 3 डिग्री को, लेकिन थोड़ा सा कम सिलेक्ट कर रहा है। क्लोरीनेशन की रेट और कम हो गई। हमने बताया फ्लोरिनेशन तो धड़ाम होता है, एक्सप्लोजिव होता है, वायलेंट होता है। अब क्लोरीनेशन में क्या होता है बच्चों, क्लोरीनेशन का जो रेट है वो फ्लोरिनेशन से थोड़ा कम है। अब रेट कम हो गया तो सिलेक्टिविटी बढ़ गई। सिलेक्टिविटी किसके तरफ बढ़ गई, जो सबसे ज्यादा पसंद है। पसंद कौन है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में 5 गुना सिलेक्टिविटी है, 2 डिग्री में 3.8 टाइम सिलेक्टिविटी है। इसके रेस्पेक्ट में, इसको 1 लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में बात होती है। ब्रोमिनेशन तो और ही स्लो है। हमने क्या बोला था, ब्रोमिनेशन तो काफी स्लो रिएक्शन है।
अब ब्रोमिनेशन काफी स्लो है, तो 3 डिग्री की सिलेक्टिविटी 1600 टाइम है, इसकी सिलेक्टिविटी 82 टाइम है इसके रेस्पेक्ट में। तो ये जो मैंने टेबल लिखी है ना बच्चों, ये टेबल ये बताता है कि कौन सा हैलोजन किस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को निकालने में कितना सिलेक्टिव है। क्या ये आपको मेरी बात समझ में आई? भाई मैंने ये याद करने वाली बात है, ये टेबल आपको याद करने वाली बात है। हालांकि उस टेबल में हमको फ्लोरिनेशन से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरिनेशन कभी भी हम लोग करवाना प्रेफर नहीं करते। पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था, फ्लोरिनेशन के प्रोडक्ट कोई नहीं पूछते हैं क्योंकि वो एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ रिएक्शन है। जल्दी से मेरे को जवाब दो। बचता है क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। उसमें सिलेक्टिविटी समझ में आई क्या? मतलब ब्रोमिनेशन अगर 1 डिग्री के तरफ अपना इंटरेस्ट शो करेगा तो 3 डिग्री पे 1600 टाइम ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, जबकि क्लोरीन 1 डिग्री पे जो इंटरेस्ट शो करेगा 3 डिग्री पे 5 गुना ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, क्योंकि उसको रिएक्शन अपनी फास्ट रखना है। जितना फास्ट होगा उसको डिग्री ऑफ कार्बन पे जाना, उसको ढूंढना, उतना ज्यादा वो फोकस नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादा तो है पर उतना ज्यादा नहीं है जितना कि ब्रोमिनेशन में है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? तो यहां तक आपको समझ में आया। मैं अब इसको आगे लेकर चलता हूं यूज करने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास में प्रोपेन है और प्रोपेन का मैं क्लोरीनेशन करवाता हूं, Cl2 लाइट मोनोक्लोरिनेशन। जल्दी से मुझे बताओ स्ट्रक्चर वाइज इसके मोनोक्लोरिनेशन पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसके मोनोक्लोरिनेशन पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 बनेंगे। चलिए, कोई बच्चा 3 लिख रहा है, देव पिटाई लग जाएगी अब हम तुम्हारी भैया, है ना? हाँ, ऐसी गलती अब बार बार नहीं करोगे आप। एक ये और एक ये। यार बच्चों, वो जो प्रोडक्ट है ना, अब मैंने क्या बोला आपको, यहां पे मैं मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना सिखा रहा हूं। तो मेजर प्रोडक्ट में क्या सिखाऊंगा समझना आप। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H atom for that product multiply by ratio of rate of abstraction of that hydrogen, that H atom। सुनना, इसको मैं बोल देता हूं पहला प्रोडक्ट, इसको मैं बोल देता हूं दूसरा प्रोडक्ट। ये 1 और 2 नंबर नहीं बता रहा, नहीं तो कोई बोलेगा सर 3 हो गए। 1 2 मैंने प्रोडक्ट को लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो पहला प्रोडक्ट है मेरा, उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? पहला इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे पास कितनी हाइड्रोजन है जिनको रिप्लेस करूंगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो 3 लिख रहा है गलत लिख रहा है बेटा, इधर ध्यान दो। ये मेरे पास में यहां पर आपको पता है 3 हाइड्रोजन होगी। आप देखो यहां पर भी मेरे पास 3 हाइड्रोजन होगी, यहां मेरे पास 2 हाइड्रोजन होगी। ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन ये आइडेंटिकल है, इनमें से किसी को भी हटाओ यही बनेगा। जीत आपने गलत लिखा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मैंने जिनको सर्कल बनाया है उनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हटा दूं मैं तो आई थिंक पहला वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। केशव, पहले आप जजमेंट मत लगाओ बेटा, पहले क्वेश्चन सीखो। आप लोगों को ये जो इतना ज्यादा लिखने का जो शौक है ना चैटिंग में, ये बहुत गंदा है।
जब तक हम कुछ क्वेश्चन नहीं करें ना तब तक ऐसा जजमेंट आप मत लगाओ। हाँ, जीत आप 3 भी लिख रहे हो तो भी गलत है बेटा, 6 हो जाएंगे, क्योंकि देखो 3 इधर है 3 इधर है। अब तू इसको रिप्लेस करेगा तो Cl इधर की बजाय इधर लगा दे तो भी तो वही होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, इधर भी 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा ना, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। जल्दी बोलो यार बच्चों, आगे बढ़ना है हमको यार। 1 क्लोरोप्रोपेन, 6 हाइड्रोजन है ना रिप्लेसेबल। अब 6 हाइड्रोजन और क्लोरीनेशन में हमने रेट क्या बताया था भैया, 1:3.8, तो रेशियो का मतलब x से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, 6 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 6 इंटू रेशियो ऑफ द रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये है आपका 1x। और वहीं पर अगर मान लीजिए गलती से मिस्टेक क्या कर दी मैंने, पता है, मैंने यहां 1 क्लोरोप्रोपेन लिख दिया जबकि मुझे यहां लिखना था, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। ये मेरा 1 क्लोरोप्रोपेन पहला प्रोडक्ट है ना। अब ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, सेकंड मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन में कितनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है भैया, जल्दी बता, 2, और रेशियो क्या है 3.8x। तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमाउंट कितना आएगा, इसका अमाउंट आएगा 6x, इसका कितना आएगा 7.6x। टोटल कितना है, चलो पहले वाले का 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन का परसेंटेज निकालते हैं। चलो 1 क्लोरोप्रोपेन कितना बना है 6x, और टोटल कितना है इसका, टोटल कर लें क्या एक बार, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 13.6x। देख लेना है ना, मेरा गणित कमजोर है थोड़ा। 13.6x इंटू 100, और 2 क्लोरोप्रोपेन कितना बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा कितना है, 2 क्लोरोप्रोपेन 7.6, तो 7.6x डिवाइडेड बाय 13.6x इंटू 100। जल्दी से दोनों के परसेंटेज मुझे बताइए, क्या आप मुझे इसका परसेंटेज निकाल के दे सकते हैं ऊपर वाले का। फोर्टी 44 आ रहा है क्या ऊपर वाले का परसेंटेज, कंफर्म है, 22.5 हो ही नहीं सकता बेटा। चलिए 44, तो ये लिख देता हूं मैं यहां पे, ये 44% हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों, अगर ये 44 है तो ये 56 हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट। अब मैं आपसे पूछता हूं मेजर कौन सा हुआ, अब मैं पूछता हूं मेजर कौन सा हुआ, सेकंड वाला मेजर हुआ ना। हाँ, तो क्या आपको यह समझ में आया कि हमें मेजर माइनर कैसे कैलकुलेट करना है, क्या ये वाली बात समझ में आई आपको, जल्दी से हाँ बोलो अगर आ गई तो। अब मैं आपको बोलता हूं यही क्वेश्चन, ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही क्वेश्चन अगर मान लो मैं ब्रोमिनेशन के लिए दे दूं, चलो अब सेम क्वेश्चन है, Br2 लाइट मोनोब्रोमिनेशन, कृपया आप मुझे परसेंटेज निकाल के बताएं। पहले तो ये बता दें इसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे, मोनोब्रोमिनेशन में प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2। चलिए इसके लिए धन्यवाद कि इसमें इस बार आपने गलती नहीं की। मैं अब इस प्रोडक्ट को 1 2 में लिखने की बजाय ए बी लिख देता हूं, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं। जल्दी से मुझे ए और बी के परसेंटेज बता दे, ए और बी के परसेंटेज बताएं जल्दी से।
वैल्यू वाली टेबल बता दूं, वैल्यू वाली टेबल ये है बेटा, 1:82:1600 फॉर ब्रोमिनेशन। ठीक है, हाँ, तो 1 ब्रोमो के लिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी होगी? मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, थोड़ा सा फास्ट। गुड, ओके, चलिए अब देखो, वैसे तो किसी एक को सॉल्व करो तो अपने आप दूसरा आ जाता है। इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना दिया? इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है मेरा 6 एंड 1x। इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? 2 एंड 82x। इसका टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 6x। इसका कितना बनेगा? 82 इंटू 2 करेंगे तो 164x। टोटल अगर मान लीजिए इसको वो कर दे तो कितना हो गया? 170x। ये टोटल अमाउंट है। अब परसेंटेज की बात करें तो a का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 6x अपॉन में 170x। देख लेना, मेरा मल्टीप्लीकेशन है ना, सही होगा शायद, नहीं हो तो करेक्ट कर लेना बच्चों। b का परसेंटेज क्या हो जाएगा? ये 164x अपॉन में 170x इंटू 100। तो आप ही लोगों ने जो आंसर दिए हैं वो देख लेता हूं मैं। ए दिया है 3% और बी दिया है 97, और वो किसी का 96.5 आ रहा है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट तो मेरे को 96.5 लग रहा है, ज्यादा लोगों ने दिया इसलिए, है ना। तो देख लेना, थोड़ा सा चलता है वो, आप लोगों को मैथमेटिकली देखना है। तो 3.5x और 96.5%। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है अपने को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बोलो। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने केशव को बोला था, जिसने जल्दबाजी में कुछ बोल दिया था। इसमें मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? 1 ब्रोमो की 2 ब्रोमो? इसमें मेजर क्या है? 1 ब्रोमो की 2 ब्रोमो? 2 ब्रोमो, ठीक है। एक्स तो बेटा रेशियो के लिए लिया ना अपन ने, 1:3.8:5, 1:82 1600। तो रेशियो के लिए अपन एक कांस्टेंट नंबर ले रहे, एक्स कैंसिल हो जाएगा वो तो। भैया मैथ्स का सिंपल फंडा ही है। हाँ सर, बी का मेरा 97% आ रहा है। यार बेटा मैं कैलकुलेटर उठा करके उसको डिवाइड करूं तो तू अपने कैलकुलेटर में कर ले, अगर 97 आ रहा तो 97 लिख ले। ज्यादा लोगों ने 96.5 दिया था। हाँ चलिए, है ना, कुछ नहीं करना है बेटा, दिस बाय दिस इनटू 100 करना है, दैट्स ऑल। तो यहां पर मेजर कौन है? बी। और यहां मेजर कौन था? तो हम बोलेंगे यार यहां पर भी मेजर बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा डिग्री वाला जो है वो मेजर होता है। क्या बोलते हो? इसका मतलब यही हुआ ना कि ज्यादा डिग्री वाला मेजर होता है। अभी 2 क्वेश्चन में तो यही निकल के आया। चलो देख लेते हैं अपन। अब अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे पास में ये क्वेश्चन है, दिस इज 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन में अगर मैं दोनों करवाता हूं, एक बार मोनोक्लोरिनेशन एक बार मोनोब्रोमिनेशन, है ना बच्चों, तो जल्दी से मुझे बता मोनोक्लोरिनेशन का मेजर और मोनोब्रोमिनेशन का मेजर। आप लोगों के पास में थोड़ा सा समय है, उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा। जल्दी से आप बताइए, दोनों में मेजर प्रोडक्ट, मोर डिग्री मोर मेजर। बेटा ये हमेशा सही नहीं होता है, अगर ये सही होता है तो इतनी माथा पच्ची नहीं करते हम, है ना। जल्दी से इसको सॉल्व करो, शायद अपने को कुछ समझ में आए। हमेशा पहले आपको स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट डिसाइड करना है।
हमेशा स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट डिसाइड करना है, और स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे आप सभी को पता होगा। यहां पर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो आप सभी जानते होंगे। तो जल्दी से मुझे पहले ये बता दो कि स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे। 4, एक बच्चे ने 6 लिखा है स्ट्रक्चरल में। काहे ऐसी गलती कर रहे हो बेटा? वो स्ट्रक्चरल नहीं है, वो इंक्लूडिंग स्टीरियो हो रहा है, और मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल की। परसेंटेज वाली बात स्ट्रक्चरल पे अप्लाई होती है। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको नाम दे रहा हूं बी, इसको दे रहा हूं सी, इसको दे रहा हूं डी। ठीक है बच्चों, चलिए अब ए, बी, सी, डी। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। मैंने एक्चुअल में एक्स इसलिए लिखा कि जहां भी एक्स है वहां क्लोरीन में Cl और ब्रोमीन में Br लगा देंगे, इसलिए मैंने जनरल लिख दिया। यहां तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि ABCD में से क्लोरीनेशन का मेजर और ब्रोमिनेशन का मेजर बता सकते हो तो बता दो, अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो। C फॉर क्लोरीनेशन एंड, अच्छा क्लोरीनेशन के लिए C, आर्यन का जवाब। गुड। चलिए देखा जाए बच्चों, जल्दी से मुझे जवाब दो। अगर प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो कितनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? अगर प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो कितनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? इसका मुझे मैक्सिमम लोगों से जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि गलती करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए इधर देखिए, ए बनने के लिए यहां और यहां मुझे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, क्योंकि यहां करता हूं या यहां करता हूं एक ही बात है। अब यहां हाइड्रोजन है 3, यहां है 3, टोटल 6। अब एक बच्चा 1 लिख रहा है, उसका 1 कैसे आया मेरे को नहीं पता। एक ने 5 लिखा, तो 5 कैसे आया? भाई 3 और 3 जोड़ेगा तो 6, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 3 है, यहां हाइड्रोजन 3 है। लिख के बताओ क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लियरली लिखा था। तो इस टाइप की गलती अगर आप करते रहोगे तो कैसे बात बनेगी यार? 6 है। हाँ बेटा, मिस्टेक से वो आपने मिस्टेक, जल्दबाजी मत करो ना, क्योंकि आप गलती से 5 लिखते हो पर मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया। गड़बड़ यहां हो जाती है ना, हम लोग क्लास में नहीं है ना, हम लोग चैटिंग पर डिपेंड है पूरी तरह से। आप जो वहां लिखते हो वही हमको रिफ्लेक्ट करता है यहां पर। चलिए, तो ए में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है भैया? 6। बी में कितने रिप्लेसेबल है, मतलब बी प्रोडक्ट जब बनाएंगे हम तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन जिसको हटाएंगे जल्दी? हाँ, तो बी में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 1। सी में कितनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है भैया जल्दी बोलो? सी में कितने रिप्लेसेबल है सी बनाने के लिए? सी बनाने के लिए 2, और डी बनाने के लिए, डी में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है? डी बनाने के लिए 3। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या ये सबको क्लियर है? और जो क्लोरीनेशन में वही ब्रोमिनेशन में भैया, जो क्लोरीनेशन में वही ब्रोमिनेशन में, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो उतना ही है ना।
भाई क्लोरीनेशन में Cl रिप्लेस करेगा, ब्रोमिनेशन में Br रिप्लेस करेगा। इज इट ओके? चलिए अब बच्चों मुझे बताओ, क्लोरीनेशन में ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का रेशियो क्या है? 1x। क्लोरीनेशन में 1 डिग्री का रेशियो क्या है? 1x, है ना? तो यहां लिखूंगा मैं इंटू 1x इज इक्वल टू 6x। बी मतलब 3 डिग्री, बी मतलब 3 डिग्री, दैट इज 5x इज इक्वल टू 5x। सी मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब 3.8। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.6x। और डी मतलब आपका 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है तो ये फिर से 1x आएगा, सो 3x। क्या मैंने जो क्लोरीनेशन की टेबल में प्रोडक्ट लिखे हैं सबको क्लियरली समझ में आए क्या? अब ब्रोमिनेशन में लिखते हैं बच्चों जल्दी से। ब्रोमिनेशन में यहां पे क्या आएगा? 1x, टोटल 6x। यहां पे कितना आएगा? अब ये डिग्री क्या है, मतलब मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं ना, a मतलब 1 डिग्री CH, 1 डिग्री हाइड्रोजन, b मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन, c मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन और d मतलब अगेन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आगे लिख लो। अब b मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब 1600x, और 1600x तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आ गया आंसर। फिर कौन सा सी वाला? सी मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने रिप्लेसिबल है? यहाँ पे 2, और रेशियो क्या होता है? 82, तो इंटू 82x करेंगे, दैट इज 164x, और यहां पर आ जाएगा फिर से 1x, दैट इज 3x। अब मेरे से पूछा मेजर, तो यार बच्चों मेरा कहना है कि मेजर बताने के लिए तो मेरे को ज्यादा लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहां देखोगे तो 6, 164, तीनों 1600, तो यही हमारा मेजर हो गया। नहीं दिख रहा है क्या? कलर थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया, वेट, चलिए येलो से ही ले लेते हैं, बाकी कुछ दिखता नहीं होगा शायद। हाँ, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये मेजर हो गया, और यहां देखो तो देखो 6, 5, 7.6 और 3, यहां पर ये मेजर हो गया। जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या ये बात समझ में आ गई? अब कोई मेरे से पूछ लेता है इनके परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज तो बच्चों निकाल लोगे ना आप, तो इनका सम कर लोगे, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, 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 आ जाएगा ना परसेंटेज। भाई कभी आपसे पूछा मेजर, तो मेजर के लिए सॉल्व क्यों करेंगे हम? मेजर में क्यों सॉल्व करेंगे? लेकिन कभी परसेंटेज पूछ ले तो फिर सॉल्व करके दे देना। अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में 3 डिग्री कार्बन है, पर क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को हटाना होता है। तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि ज्यादा डिग्री वाला हमेशा मेजर बनेगा? ब्रोमिनेशन में बोल सकते हो, क्योंकि ब्रोमिनेशन में वो 1600 टाइम है बच्चों, वो कभी भी माइनर में आ ही नहीं सकता। मतलब ब्रोमिनेशन में डिग्री देख के आंसर बता दो। मेरा ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ब्रोमिनेशन में ज्यादा डिग्री वाला मेजर होगा, क्लियर है, 100%, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लोरीनेशन में सॉल्व करे बगैर नहीं लिखेंगे मेजर, तो अपनी कॉपी में नोट करो, ये अपनी कॉपी में लिखो और उसको अच्छे से अंडरलाइन करना। इन क्लोरीनेशन मेजर प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय डिग्री इटसेल्फ, बेटर सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि आपसे क्या होगा मालूम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे क्लोरीनेशन का, हमको पता है ना तुम ब्रोमिनेशन में गलती नहीं करोगे, गलती ना करोगे क्लोरीनेशन, हम तुमको क्लोरीनेशन पे क्वेश्चन देंगे। हमारा मतलब है जो पेपर बनाते हैं, तो क्लोरीनेशन में आप गलती करते हो, इसलिए अपनी कॉपी में लिख लो कि जब भी मेजर पूछा जाए क्लोरीनेशन में, हमेशा अपने को क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है इस टाइप से। इज इट ओके? तो ये मैंने आपको अब हेलोजिनेशन पूरा समझा दिया। अब एक छोटी सी बात, आज मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है, आज भी एक मैंने पीडीएफ आपके साथ में शेयर की है, अब वो कल मैं उसको आगे पढ़ाऊंगा। तो आप क्या करोगे,
मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो आप क्या करोगे, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम उस पूरे पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। वो थ्योरेटिकल है, उस पर क्वेश्चन आता भी नहीं है, क्वेश्चन इस पे आता है। फोटो हेलोजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अल्केन में। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कभी कभार गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो वो ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें हैं, जल्दी समझा दूंगा मैं, उनको आप जो है नोट कर लेना बच्चों। ओके, और आप लोगों की बैच का कल मैं जूम पे डाउट डिसाइड करूंगा, सुबह आपको लिंक मिल जाएगी और आप कल मेरे उसमें जूम पे आकर के अपने थ्योरी रिलेटेड डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो सुबह भेज दूंगा मैं आपको लिंक। चलिए स्लाइड्स देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे उसके लिए। हाँ, आप जा सकते हैं, जिनको जाना है, जिनको इसके फोटो खींचना है वो खींच लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।